हेलो, आपका हमारे चैनल बाल मनोहर में आपका स्वागत है। हम क्लास 6 का मैथ पढ़ने वाले हैं। वो कहाँ तक पढ़े हैं, कहाँ तक शुरू करेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो हमने संख्या रेखा पर संख्याओं का गुणनखंड पढ़ लिए थे। संख्याओं का गुणा है ना, संख्याओं का गुणा पढ़ लिए थे। इसके पहले संख्याओं का घटाव पढ़ लिए थे और संख्याओं का योग पढ़ लिए थे। ठीक है, इसमें है अब नेक्स्ट पढ़ना है कि पूर्ण संख्याओं का गुण क्या होता है। पूर्ण संख्याओं का गुण प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर मतलब पहला है 2.6.1 समृद्ध गुण के पूर्ण संख्याओं के गुण। कौन से गुण होते हैं वो अभी देख लेंगे, गुण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारा पूर्ण संख्याओं का गुण है, पहला है समृद्ध का गुण। ये क्या होता है अभी हम बताएंगे। इसके 3 नियम हैं। ठीक है, मुख्यतः समृद्ध का गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है क्रम विनिमय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर तीसरा है सहचर्य का गुण। सहचर्य का मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, और एक चौथा, इसके 4 नियम हैं। ठीक है, वितरण का गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी हम एक एक करके देखेंगे। समृद्ध गुण क्या है, क्रम विनिमय गुण क्या है। ठीक है, क्रम विनिमय गुण क्या है, सहचर्य गुण क्या है और वितरण का गुण क्या है। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे इसको। देखिए, पहला है समृद्ध का गुण। ठीक है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। ये गुण क्या कहता है कि योग के अंतर्गत समृद्ध, इसमें योग के अंतर्गत होता है। योग के अंतर्गत समृद्ध क्या क्या कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग। ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्या आप जानते हैं, इसके पहले क्लास में मैंने पूरा डिटेल में किया है इसको। पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। हमने इसके पहले पढ़ा था, जब संख्या रेखा बना रहे थे उसमें संख्या रेखाओं का जो योग पढ़ रहे थे वो पढ़ा था। उसमें वो प्रॉपर्टीज था, उसमें भी ये प्रॉपर्टीज था कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो समृद्ध गुण भी वही कहलाता है। अगर योग के अंतर्गत देखें तो समृद्ध गुण क्या होता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लेकर उन्हें जोड़ने को कहा जाए। कोई भी दो पूर्ण संख्याएं, जैसे यहाँ पे एक पूर्ण संख्या 3 है, दूसरा पूर्ण संख्या 4 है। ठीक है, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। और इसको हम दोनों का अगर योग करेंगे, ठीक है, मतलब 3 भी है 4, दोनों का जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो 7 क्या हमारा पूर्ण संख्या है, तो है पूर्ण संख्या, तो है 7, क्योंकि 0 से लेकर के अनंत तक जाता है तो अनंत के बीच में 7 भी तो आता है, तो 7 हो गया। तो क्या क्या दोनों का योग एक पूर्ण संख्या है, तो हाँ हो गया। 7 पूर्ण संख्या है ना, तो ये हाँ हो गया। और भी लेते हैं, 5 लेते हैं, 0, 5 भी पूर्ण संख्या है हमारा और 0 भी हमारा पूर्ण संख्या है। तो अगर दोनों को योग करेंगे 5 और 0 तो क्या आया, 5 आया। तो ये क्या है, हमारा 5 भी पूर्ण संख्या है, तो क्या दोनों का योग पूर्ण संख्या है, तो हो गया हाँ। तो ये हमेशा होगा, हमने इसके पहले पढ़ा था कि हमेशा योग के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा पूर्ण संख्या ही होगा। ठीक है, तो इसमें ये नियम सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ है दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा, चूंकि पूर्ण संख्याओं का योगफल, ठीक है, योगफल पूर्ण संख्या होता है, इसलिए पूर्ण संख्याओं का जो संग्रह है, दोनों का एकजुट, जैसे 3 और 4 हमने किया, दोनों का संग्रह मतलब 7 आया, दोनों एकजुट किया तो 7 आया। तो उनका जो संग्रह योग के अंतर्गत समृद्ध यानी क्लोजर है। ठीक है, योग के अंतर्गत क्लोजर है यानी समृद्ध है। तो पूर्ण संख्याओं का यह जो गुण होता है ना, इसी को ही समृद्ध का गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, ये योग के अंतर्गत किया, तो इसमें क्या, अब नेक्स्ट है कि क्या पूर्ण संख्याएं का व्यवकलन का मतलब घटाव, पहले पढ़ा था हमने, व्यवकलन मतलब घटा होता है। तो क्या ये नियम समृद्ध का गुण घटाव के अंतर्गत
सही होगा? जो अभी योग के अंतर्गत हमने किया, क्या ये घटाव के हिसाब से होगा? देख लेते हैं घटाव के हिसाब से। तो एक पूर्ण संख्या हमने लिया है 6 और दूसरी पूर्ण संख्या लिया है 2। इन दोनों का व्यवकलन मतलब 6 भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, दोनों का अगर घटाएंगे तो क्या आया? 4 आया। तो 4 हमारा एक पूर्ण संख्या है, तो क्या व्यवकलन एक पूर्ण संख्या है? तो हो गया, ये पूर्ण संख्या तो है ना, ये सही हो गया। अब एक संख्या लेते हैं 7, यहाँ पे जो दिया है वही हमने सॉल्व करा है अभी, ठीक है। 7 है, फिर 6 है, 7 भी पूर्ण संख्या है, 6 भी पूर्ण संख्या है, तो 7 और 6 को अगर घटा देंगे तो 1 आया। एक पूर्ण संख्या है तो हाँ है, तो ये भी हाँ हो गया, ठीक है। लेकिन अगर एक संख्या लेते हैं 3, एक संख्या लेते हैं 7, इन दोनों को अगर घटाएंगे, 3 और 7 को अगर घटाएंगे तो -4 आया। तो क्या माइनस एक पूर्ण संख्या है, -4 पूर्ण संख्या है? नहीं, ये पूर्ण संख्या कभी नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर के प्लस प्लस करके बड़ा तक अनंत तक जाता है, और उसमें माइनस का कोई टर्म नहीं होता है, कोई संख्या नहीं होता है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं हो गया, तो किसी में हाँ हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, तो ये हर चीज़ में ये नहीं हो रहा है, इसलिए, ठीक है। उपरोक्त सारणी मतलब ऊपर का जो दिया हुआ सारणी है, ठीक है, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि दो पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन यानी घटाव, ठीक है, सदैव यानी हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। क्यों? कभी हाँ हो रहा है, कभी पूर्ण संख्या हो रहा है, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, तो मतलब सदैव नहीं हो रहा है, हमेशा से नहीं हो रहा है, ठीक है। जिस तरह से योग में हो रहा था कि उसमें हमेशा सदैव हो रहा था, हमेशा पूर्ण संख्या ही निकल रहा था, लेकिन व्यवकलन यानी घटाव के हिसाब से देखें तो इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। तो व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं है, ठीक है, संवृत्त ये नहीं होगा घटाव के अंतर्गत यानी व्यवकलन के अंतर्गत। तो अब ये घटाव के अंतर्गत नहीं होगा, ठीक है, जोड़ के अंतर्गत हो रहा था। अब देखते हैं क्या ये गुणा के अंतर्गत संभव है। गुणा देखते हैं, क्या पूर्ण संख्याएं गुणन यानी गुणा के अंतर्गत सम्मिलित होगा। पहले जोड़ देखे, जोड़ में तो सारा हो गया, घटाव में किसी में हो रहा था, किसी में नहीं हो रहा था। अब देखते हैं गुणा में, क्या पूर्ण संख्याएं गुणन यानी गुणा के अंतर्गत सम्मिलित है। इसे जानने के लिए दो पूर्ण संख्याओं को गुणनफल करके देखते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह से पहले जोड़ें, फिर अब घटाएं, अब इसको गुणा करके देखेंगे क्या ये अगर गुणा करेंगे तो भी पूर्ण संख्या आएगा या नहीं आएगा, देख लेते हैं। जैसे एक 3 लिया, 4 लिया, सेम उसी तरह से 3 को और 4 ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। 3 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो आया हमारा 12 आया, 12 आया नहीं, तो 12 को हम 12 क्या एक पूर्ण संख्या है, क्या दोनों का गुणन 3 और 4 दोनों का गुणा करेंगे तो एक पूर्ण संख्या है, तो 12 क्या एक पूर्ण संख्या है ना, तो ये हो गया। 0 और 5 लिया हमने, तो 0 और 5 ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, गुणा करेंगे तो 0 आया। तो क्या 0 पूर्ण संख्या है? तो है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 ही तो होती है, तो 0 भी पूर्ण संख्या है, ये भी हाँ हो गया। और 8 और 10 लिया, ठीक है, और 8 को 10 से गुणा किया तो 80 आया, 80 भी पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 से लेकर के अनंत तक मतलब ये 10,000, 20,000, 100,000, लाख, 10 लाख तक भी जाएगी तो भी ये पूर्ण संख्या कहलाएगी, क्योंकि ये अनंत तक जाती है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। प्लस प्लस में, तो ये भी प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब प्लस छिपा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है प्लस छिपा हुआ है, इसमें प्लस छिपा हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें भी हाँ, इसमें सब में हाँ होगा। तो गुणा के हिसाब से भी देखते हैं तो यह हमेशा यह पूर्ण संख्या बन रहा है, ठीक है। तो उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं गुणन यानी या गुणा के अंतर्गत संवृत है, ठीक है, संवृत हो रहा है ना, संवृत है। अब इसी को भाग के हिसाब से देखते हैं, ठीक है।
भाग में क्या बोल रहा है, क्या पहले हमने जोड़ किया, फिर घटाव किया यानी व्यवकलन किया, फिर गुणा किया। अब भाग करके देखते हैं क्या भाग के हिसाब से ही सही हो रहा है। क्या पूर्ण संख्याएं विभाजन के, पूर्ण संख्याएं विभाजन, विभाजन को हम क्या कहते हैं, भाग कहते हैं, ठीक है, विभाजन के अंतर्गत समृद्ध है। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण लेकर के देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, उदाहरण लेते हैं एक दो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ है पहला पूर्ण संख्या, ये सही पहला पूर्ण संख्या है। दूसरी पूर्ण संख्या, हम एक संख्या लेते हैं 6 और 3, ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब 6 और 3 को अगर भागा देंगे तो भागा बीच में भागा का चिन्ह देंगे। भागा चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है, भागा, ये भागा का चिन्ह है। तो 6 और 3 को अगर भागा देंगे तो 2 आया। तो 2 क्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये है, तो ये हो गया। ठीक है, अब एक संख्या लेते हैं 4 और 8। ठीक है, तो 4 और 8 ये किस तरह से सॉल्व हुआ है देख लेते हैं। ये किस तरह से आया यहाँ पे, ये जो यहाँ पे हो रहा है ना, ये चीज़ आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। ये 6 और 3 कैसे किया, तो 6 भागा 3, ये 2 कैसे आया, या ये भागा चिन्ह ये बताता है कि 6 जो है ना बटे में 3 है। तो क्या आया, 3 को 2 बार बढ़ेंगे तो ही तो 6 आएगा। तो ये हमारा ये 2 आ गया। वही चीज़ ये बता रहा है। ठीक है, अब एक संख्या और क्या लिया गया है, 4 और 8 लिया गया है। तो 4 भी पूर्ण है, 8 भी पूर्ण संख्या है। तो 4 और 8 दोनों को भागा देंगे तो ये भी सेम उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने इसको किया। तो क्या है, 4 है भागा 8। ठीक है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4 भागा है यानी बटे में 8 है। ठीक है ना, वही कह रहा है बटे में 8। तो क्या आएगा, इसको काटेंगे 4 से, तो 4 इकाई 4, 4 दूने 8। ठीक है, तो 1/2 आया, 1/2 आया ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, 4 भागा 8 यानी 1/2, क्योंकि भागा यानी बटे में 8 है, 4 के बटे में 8 है। तो ये क्या आया, 1/2 आया। ठीक है, ये बात समझ में आ चुका होगा। तो ये 1/2 आया, तो 1/2 यानी ये भिन्न हो गया। ठीक है, भिन्न आपने पढ़ा होगा, ये भिन्न के रूप में हो गया। तो क्या पूर्ण संख्या कभी भिन्न के रूप में, पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या भिन्न के रूप में नहीं होता है, मतलब इस तरह के रूप में नहीं आता, ये पॉइंट में आ जाएगा। इसको भी अगर हल करेंगे, इसको भी अगर हल करेंगे, ठीक है, यहाँ ये क्या है, 1/2 आया है। अगर इसको हल करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, यानी ये पॉइंट में आया। ठीक है, तो पॉइंट कैसे आएगा, पॉइंट पूर्ण संख्या कभी दशमलव नहीं आता है, वो हमेशा संख्या के रूप में होता है, 1 2 3 4। कभी पॉइंट नहीं आता है कि 1.2 3.4 इस तरह से नहीं आता है। तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा, ये नहीं होगा। तो इसमें भी कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि, ठीक है, उपयुक्त सारणी से हमें यह निष्कर्ष पहुंचते हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का विभाजन, ठीक है, सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, नहीं हो रहा है ना, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं विभाजन यानी भागा के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। कुछ अन्य उदाहरण लेकर के और आप इसको पुष्टि कर सकते हैं। चलिए हम एक और उदाहरण लेकर के देखते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर दो संख्या ले चुके हैं। ठीक है, 5 और 1 है। ठीक है, 5 और 1 है। इसको किस तरह से करेंगे, तो 5 भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। अगर इसको भागा करेंगे तो 5, हम इसको किस तरह से बताए थे कि अगर भागा है तो उन्हें बटे में लिखना है। तो 5/1। ठीक है, तो कोई भी संख्या के बटे में एक लिखते हैं, मतलब वो 5 ही होगा। ठीक है, अगर 0/1 लिखेंगे तो 0 ही होगा। 2/1 लिखेंगे तो भी ये क्या होगा, तो भी यह 2 ही होगा। ठीक है, ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो ये क्या 5 पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो ये हाँ हो गया। अब एक संख्या लिया हमने 3 और
3 और 6, 3 और 6 लिया है, तो 3 इसको किस तरह से 3 भागा है यानी बटे में 6 है, काटेंगे 1 2, क्या आया 1/2, तो 1/2 फिर ये यानी 0.5 आ गया, यानी ये दशमलव में आ गया। ठीक है, तो दशमलव कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह से क्या सिद्ध हो रहा है कि ये हमेशा से भागा के हिसाब से भागा के अंतर्गत यह समृद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हमने अभी तक क्या सीखा कि पूर्ण संख्याओं का जो होता है योग और गुणा हमेशा समृद्ध हो रहा है, क्योंकि योग और गुणा दोनों में हमेशा हाँ हाँ हो रहा था, मतलब हमेशा पूर्ण संख्या बन रहा था, तो वह समृद्ध हो जाएगा। लेकिन व्यवकलन यानी घटाव और विभाजन यानी भाग, ठीक है, घटाव और भागा के अंतर्गत यह समृद्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी भागा किए तो नहीं हो रहा था ना, भागा और घटाव दोनों में नहीं होगा, और पूर्ण संख्याओं के योग और गुणनखंड इन दोनों में समृद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये भी याद रखना है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्रम विनिमय का गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।